पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं। कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तान के वजीर आजम हिट विकेट हो गए। कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तान में हाहाकार है, मुसीबत में इमरान सरकार है। इमरान को कोरोना का कांटा लगा, जिसके बाद वहां की आवाम में गुस्सा है, आक्रोश है। नमस्ते, मैं राशिद। पाकिस्तान के दो बड़े पत्रकार रऊफ कलसरा और आमिर मतीन ने एक टीवी डिबेट में भारत सरकार की तारीफ करते हुए इमरान खान की धज्जियां उड़ा दी। कलसरा ने तो यहां तक खुलासा कर दिया कि इमरान पाकिस्तान की जनता को कोरोना वैक्सीन के नाम पर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने सरकार के एक मंत्री से ही बातचीत का खुलासा करते हुए आशंका जताई कि जिस तरह पूरी दुनिया में पोलियो का टीका लग जाने के बाद ये टीका पाकिस्तान भेजा गया, उसी तरह कोरोना वैक्सीन भी पाकिस्तान में सबसे बाद आएगी। तो ऐसे में आज की डिबेट का सवाल, क्या इमरान ने कोरोना के आगे सरेंडर कर दिया? क्या पाकिस्तान को अब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ही बचा सकते हैं? आ गया वक्त, तैयारी सख्त। क्या पाकिस्तान को मोदी के हवाले करने का वक्त आ गया है? तभी पाकिस्तान का अस्तित्व बच पाएगा। और इन सभी खबरों के बीच सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से कोरोना पर बहुत बड़ी खबर आई है। कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। वैक्सीन पर पाकिस्तान को धोखे में रख रहे हैं इमरान। वैक्सीन पर पाकिस्तान की जनता से बहुत बड़ा झूठ बोला गया। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं है। कोरोना वैक्सीन पर सड़क पर आ सकती है जनता। कोरोना वैक्सीन के नाम पर पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर इमरान खान की जो गद्दी है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के नाम पर इमरान खान ने अपनी जनता को बहुत बड़ा झूठ बोला है। इमरान खान के झूठ का खुलासा करती हुई पाकिस्तान की एक बड़ी टीवी डिबेट देखिए आप। उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल कोई तवक्को न रखें कि कोई इतने करीब में, वो उसको क्या कहते हैं, नियर फ्यूचर में कोई इम्कानात नहीं है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन हम नहीं ला सकते। उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने किसी से रब्ता किया, ना किसी से अप्रोच किया, क्योंकि ये वैक्सीन हमें मिल ही नहीं सकती। पहली वजह ये हुई कि एडवांस वर्ल्ड ने खरीद लिया, जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेस उन्होंने खरीद लिए। हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स कि हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की, जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। वहां की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए। अब आपके लिए समझना जरूरी है हम क्यों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लगा है कोरोना का कांटा। इससे पहले कि डिबेट को हम कह रहे हैं शुरुआत, आप देखें कोरोना वैक्सीन पर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वैक्सीन पर इमरान खान सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और इमरान सरकार कोविड वैक्सीन पर नागरिकों को धोखे में रख रही है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के लिए सिर्फ $10 करोड़ का प्रावधान किया गया है और $10 करोड़ यानी करीब 1.588 अरब पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से कोरोना वैक्सीन का एक डोज 5 से 7 हजार रुपए का है। ऐसे में 1.5 अरब रुपए से 22 करोड़ की आबादी को टीका लगाने पर, उनके लिए टीका खरीदने पर सवाल उठने लगे हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोरोना का कांटा लग गया है। लेकिन क्या कोरोना से पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है? क्योंकि कोरोना की वजह से अभी पाकिस्तान के हालात क्या हैं, अब आप ये देखें। पाकिस्तान में पूरी तरह से हाहाकार है, कोरोना बेकाबू हो गया है, इमरान संभाल नहीं पा रहे। सिंध में आप आ जाइए, 1,54,738 कोरोना के केस हैं। पंजाब में 1,09,993 मामले दर्ज हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 41,990 केस, बलूचिस्तान में 16,393 केस, इस्लामाबाद में 23,994, गिलगित बाल्टिस्तान में 4,447 केस। कोरोना से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार है। इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए, तभी कुछ अच्छा या भला हो सकता है। पाकिस्तान के डिबेट को कर देते हैं ओपन। कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं मेरे साथ में, और इसके अलावा डॉक्टर नीलू गांधी हैं। डॉक्टर नीलू गांधी, आप मेडिको लीगल एक्सपर्ट हैं। डिबेट को कर दीजिए ओपन और सभी को टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए। सुमित पीर भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। लेकिन पहला सवाल कर्नल शिवदान मेरा आपसे होगा, क्या यह माना जाए कोरोना के आगे अगर इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है तो अगला गृह युद्ध पाकिस्तान में
कोरोना वैक्सीन के नाम पर किया जाएगा? और क्या यह भी माना जाए कि इमरान खान ने हर चीज से हाथ खड़े कर दिए हैं? इससे पहले इमरान खान ने प्रशासन को लेकर के हाथ खड़े कर दिए थे, इमरान खान ने गृहयुद्ध को लेकर के हाथ खड़े कर दिए थे, सिंध के नाम पर हाथ खड़े कर दिए थे, कराची में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, फाटा में जो भी चल रहा है, क्या यह माना जाए कि इमरान सबसे नकारे, सबसे निकम्मे वजीर आजम हैं पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान की इतिहास रहा है कि यहाँ के शासकों को मुझे लगता नहीं कि ये अपने देश के शासक हैं। 80 का दशक में जब पूरे वर्ल्ड विश्व में आतंकवाद की कोई नामो निशान नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान के शासकों ने अपने आप अमेरिका को इनवाइट किया अपने कंट्री में आतंकवादी कैंप खोलने के लिए। क्या ये अपने देश का कोई शासक अपने देश में कर सकता है? इसके अलावा थ्रू आउट ये पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को आतंकवाद के कारण बर्बाद करता रहा है। इसके कारण पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं हुआ। पाकिस्तान आज इस कंडीशन में नहीं है कि कोरोना वैक्सीन के लिए पेमेंट कर सके। तो जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी शासक आकर के पाकिस्तान में शासन कर रहा है। उसे पाकिस्तान की जनता से कोई लगाव नहीं है। इसी कारण से पाकिस्तान की जनता के लिए वैक्सीन का प्रोविजन नहीं हुआ है और ये अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं बिकॉज इनके पास इस वैक्सीन को पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो इस तरह से मुझे बहुत दुख है पाकिस्तान की कोरोना वैक्सीन का पेमेंट करने का पैसा नहीं है इमरान खान के पास। सुमित पीर, मेरे समझ में नहीं आता। इमरान खान को पीओके भी चाहिए, इमरान खान को कश्मीर भी चाहिए, इमरान खान को आतंकवादी भी एक्सपोज करने हैं, इमरान खान को अपनी जनता को, अपनी आवाम को बचाना भी है। लेकिन वही कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे ही नहीं है। भिखमंगा पाकिस्तान या कंगाल पाकिस्तान कटोरा लेकर के अब मांगने की फिराक में है। अब क्या कहा जाए? क्या कोरोना वैक्सीन के नाम पर पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है? राशिद भाई, 2-3 फैक्ट बोलना चाहूंगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान की संक्षेप में कहानी है, भिखारी पाकिस्तान कटोरा खान, तो शुरुआत तो वहां से कीजिए। अब आए कोरोना की बात। राशिद भाई, 3-4 फैक्ट देखना चाहूंगा आपको। हमने अब तक 13 करोड़ टेस्ट किए, यूएस ने 15 करोड़ किए। दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट यूएस के बाद हमने किए। दिन में करीब 15 लाख टेस्ट हम करते हैं आरटीपीसीआर। जो एंटीबॉडी होती है उनकी गिनती नहीं, वो लाखों में है। पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 करोड़ टेस्ट किया और उसमें भी जहां हम 15 लाख दिन में करते हैं वो 25,000 दिन में करते हैं। और वो जो किट यूज कर जाती है राशिद भाई, वो चाइनीज है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए। अगर आप, पहली बात तो ये राशिद भाई, अगर आप टेस्ट ही नहीं कर रहे तो कोरोना मिलेगा कहां से? अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं आता भाई मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। सबसे बड़ा दगा जो हुआ पाकिस्तान की जनता के साथ, इमरान खान तो टेस्ट ही नहीं कर रहा है भाई साहब। वैक्सीन तो बात की बात है, जो डिटेक्ट ही नहीं होगा। कहते हैं लेस टॉक लेस मिस्टेक, नो टॉक नो मिस्टेक। इनकी पॉलिसी वो है। दूसरी बात मैं आप बोलना चाहूंगा, इनके पास 1 बिलियन का रिजर्व नहीं है। 34% फूड इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन की कगार पे खड़े हैं। अभी 1 बिलियन इन्होंने इससे मांगा, चाइना से, पता नहीं क्या गिरवी रख के मांगा। ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन लाना तो दूर की बात है। हमारी बात कीजिए, 5 वैक्सीन हमारे स्टेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में है। एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा सर, आपको पता होगा वैसे, हरियाणा के हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, आज वो एक हमारी भारतीय कंपनी का वैक्सीन खुद पे टेस्ट कर रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। ये है भरोसा हमारे अपने वैक्सीन पे। एक राजनीतिक पॉलिटिशियन, हेल्थ मिनिस्टर खुद वॉलंटियर बन के वैक्सीन टेस्ट कर रहा है। उस कंपनी के मालिक ने आपको वैक्सीन ऑलरेडी लगाया है। तो हम फाइजर की भी वैक्सीन पे डिपेंड नहीं, हमने काफी स्टॉक तो कर लिया। हमारे अपने 5 वैक्सीन है जो बन रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला हम पूरी दुनिया को वैक्सीन देंगे, जैसे हमने HCQ दिया। अब देखिए पाकिस्तान, अब देखिए हाफिज सईद या लखवी या जैश ए मोहम्मद वैक्सीन तो बनाएगा नहीं। अब वैसा आपने उनको ही डेवलप किया, IT डेवलप किया, इंटरनेशनल टेररिज्म, तो उससे क्या होगा? पैसे है नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म चल रहा है। और एक और बात बोलना चाहूंगा राशिद भाई, $250 मिलियन केवल है पूरे पाकिस्तान, 22 करोड़ लोगों का हेल्थ बजट, और $300 मिलियन की तो ये फौजियों को पर्स देते हैं, $2 बिलियन की पेंशन देते हैं। ऐसे देश में, सही बताऊं, बुरा लगता मुझे कहने वाला, खुदा ही मालिक है, कुछ नहीं हो सकता। अब ऊपर वाले पे ये जो अपना चमत्कार दिखाए, आप इमरान खान के लिए कह रहे हैं सुमित भाई कि खुदा ही मालिक है और कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, पाकिस्तान को ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। लेकिन कोरोना पर इमरान चालबाजियां कर रहे हैं, दगाबाजियां कर रहे हैं, धोखेबाजियां कर रहे हैं।
कोरोना पर इमरान की नई चाल क्या है, इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। कोरोना पर इमरान की नई चाल में नाराजगी से बचने के लिए इमरान खान नया नया पैंतरा चल रहा है। कोरोना का हवाला देते हुए रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने में लगे हैं इमरान। और पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी और सबसे खतरनाक लहर चलने लगी है। विपक्षी दल इमरान पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाने में लगे हैं। धांधली और वैक्सीन पर नाराजगी से बचने के लिए इमरान ने नई चाल चल दी है। पाकिस्तान में लोगों के जुटने पर पूरी तरह बैन लगा दिया। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी। यानी इमरान खान ये जानते हैं कि अगर कोरोना से बचना है, अगर वैक्सीन पर बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट से बचना है, तो ऐसे में लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लोगों के बहस करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लोगों की जबान रोक दी जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और हां, यह भी जानते हैं इमरान खान कि 2 दिन के बाद ही उनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, तो फिर उन्हें घेरा जाएगा। आपने कोरोना पर कंट्रोल क्यों नहीं किया, वैक्सीन क्यों नहीं लेकर के आए, आप कटोरा लेकर के चीन के सामने जाते हैं, पाकिस्तान के सामने जाते हैं, रशिया के सामने जाते हैं, लेकिन आप कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुछ भी मजबूती के साथ कर क्यों नहीं पा रहे। वहां पर जो विपक्षी दल है वो ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 100-125 जगह पर वैक्सीन पर काम चल रहा है, भारत खुद ही अपनी वैक्सीन पर काम कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहा है। कर्नल शिवदान के पास एक बार फिर से मुझे लेकर के चलिए। कर्नल शिवदान, मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान को आज की तारीख में एहसास होगा क्या कि हमने तो जैश पाल लिया, हमने तो लश्कर पाल लिया, हमने अलकायदा पाल लिया, हमने बड़े बड़े आतंकवादी पाल लिए, हमने हथियारों की फैक्ट्री भी लगा दी, हम परमाणु बम की धौंस भी देते रह गए। इससे अच्छा ये रहता कि हम अपनी रिसर्च डेवलपमेंट पर और भी ज्यादा काम करते, हम अपने हेल्थ सेक्टर पर और भी ज्यादा काम करते, डॉक्टर्स पर और भी ज्यादा काम करते, वैज्ञानिकों पर और भी ज्यादा काम करते, बजाय इसके कि हम डिस्ट्रक्टिव होते। कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाना बहुत जरूरी था। क्या इमरान खान को आज इस बात का एहसास होगा, कर्नल शिवदान? देखिए, ये बातें वो होगा। पाकिस्तान में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के चक्कर में ये अपने देश की हित को भी भूल गए हैं। और इनमें जैसे हम अपने देश में बोलते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए सोचते हैं, हमारे यहां हर व्यक्ति पहला काम अपने देश के लिए सोचता है। और वहां पर ना तो इस्लाम के लिए सोचते हैं, ना अपने राष्ट्र के लिए सोचते हैं। ये दोनों साइड में फेल है। इसी कारण आज पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को फैलाने में इन्होंने इस्लाम के कट्टरपंथ का सहारा लिया है, जो इन्होंने खुद अपने रिलीजन को बदनाम किया है। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं, पाकिस्तान का फ्यूचर अगर कुछ है ना, तो एक ही शर्त पर है, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया जाए। पाकिस्तान का एकदम विलय कर दें, ये कहते हुए कि भाई हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, पाकिस्तान को बचा नहीं सकते। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, शायद अगर मैं ये बात कहूंगा बहुत से लोगों को ये लगेगा कि मैं जज्बात के रौ में बह करके ये बात कर रहा हूं। शायद बहुत से लोगों को ये लगेगा कि मैं अभी राष्ट्रहित या राष्ट्रवाद की भावना से अभिभूत हूं, इसलिए ये बात कर रहा हूं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर पाकिस्तान को बचना है तो इधर उधर कटोरा फैलाने से बेहतर यह है कि नतमस्तक हो जाए हिंदुस्तान के सामने। और इमरान खान भी प्रधानमंत्री से यह कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को तो आप कोरोना से बाहर लेकर के जा ही रहे हैं, वैक्सीन पर बड़ी बड़ी रिसर्चेस, 3 बड़ी रिसर्चेस आप कर ही रहे हैं, 127 देशों के साथ में जो अलग अलग रिसर्चेस चल रही हैं उनके साथ आप संपर्क में हैं ही, तो कम से कम पाकिस्तान को भी बचा लीजिए। क्या वक्त आ गया है कि इमरान खान बिल्कुल थाली में रख करके ये कहें कि ये लीजिए पाकिस्तान आपके हवाले, ये लीजिए हमारा मुस्तकबिल आपके हवाले? जी देखिए, आपको याद होगा जब ये कोरोना मार्च अप्रैल में जब नया नया आया था, सब लोग घबरा रहे थे, तो हमारे देश के निवासी बाहर के मुल्कों में फंसे हुए थे क्योंकि फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी। तब हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने ऑपरेशंस किए और फ्लाइट्स भेजी उनको रेस्क्यू करने के लिए, यहां तक कि वुहान तक में भी जहाज भेजे हमारे, और वहां पे रेस्क्यू करने के लिए तक भी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। पाकिस्तान के देश के निवासी वहां पे अटके हुए थे। अरे मेजर मोहम्मद अली शाह, आप फौजी हैं, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अगर कुछ भी ऐसा भेज दिया गया ना, ये सोचने लगेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आ गए। अगर कुछ भी ऐसा भेज दिया ना, इन्हें यह लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एयर स्ट्राइक करने के लिए आ गए। आप तो फौजी हैं भाई, आप तो ये समझ लीजिए ना। पता ये चला कि एक जहाज हमने उड़ा दिया, वहां कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हर जगह ब्लैकआउट हो जाएगा। थोड़ा सोचिए तो सही। उन्होंने अरे मेजर साहब थोड़ा तरस तो खाइए इमरान खान पे। अरे तरस खाइए, थोड़ा तो दिल रखिए बड़ा। आप हिंदुस्तानी हैं,
हिंदुस्तानी का दिल तो बड़ा होना चाहिए ना, और फौजी का दिल तो और भी ज्यादा बड़ा होता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, सुन तो लो, हमारा दिल बहुत बड़ा है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत ही बेशरम नेशन है, उन्होंने अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं भेजा, वो लोग, उनको परवाह ही नहीं थी जैसे कि, और हमने भेजा। आप समझिए पहले बात, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं बात। तो हमने लोगों को, अपने देश निवासियों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा, पाकिस्तान ने अपने देश के निवासियों को वहीं पे ही अटके रहने के लिए कर दिया। अभी देखिए जो फिजर कंपनी है और जो नया वैक्सीनेशन आया है, पाकिस्तान कहती है कि जो -80 डिग्री में वो प्रिजर्व होएगा। उनके पास, उनके मुल्क में कोई टेम्परेचर ही नहीं है ऐसा। भाई हिंदुस्तान कर सकता है। दूसरी बात, बल्कि तीसरी बात, पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स पे, टेक्नोलॉजी पे, आतंकवाद पे पैसे खर्च कर सकता है भिखारी होने के बावजूद भी। और वो एक वैक्सीनेशन जहां पे उनके देश के निवासियों की जिंदगी बचेगी, उसको उसके पास पैसे नहीं है वो खर्च करने के लिए। वो बात करते हैं। भाई मैं आपको बताऊं क्या हुआ होगा। शुरू में पाकिस्तान जो है चाइना के अगेंस्ट बोलने के, खिलाफ बोलने के हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होगा, ठीक है। तो वो चाहता नहीं, क्योंकि हर दुनिया चली गई थी चाइना के खिलाफ, अभी भी खिलाफ है, मगर पाकिस्तान जो है, आप अगर देखेंगे वो चाइना के खिलाफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो निर्भर है उनपे, वो डिपेंडेंट है उनपे। और पाकिस्तान जो है, जैसे कि कर्नल सदात ने बिल्कुल सही फरमाया कि लगता ही नहीं है कि उनको अपने देश के लोग, निवासियों के साथ मोहब्बत है, लगाव है। क्योंकि जो आप समझे जो मैं बोल रहा हूं, जब ये कोरोना शुरू हुआ था, पाकिस्तान ने कोई जहाज भेजा नहीं अपने खुद के देश के निवासियों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए। मगर हिंदुस्तान की फौज ही नहीं, सिविल एविएशन भी, एयर इंडिया भी लगी हुई थी मेजर शाह, इमरान खान को चाहिए ना कि एक बार में ये कह दें कि भैया 22 करोड़ हमारे भी संभाल लो, 133 करोड़ अपने संभाल ही रहे हैं, हम 22 करोड़ भी संभालने को तैयार हैं, और सीधे तौर पर ये सरहद की दीवारें हटा दें और ये मान लें कि हाँ ठीक है, अब भारत ही, हिंदुस्तान ही पाकिस्तान को बचा पाएगा। सुमित पीर के पास में चलते हैं। सुमित पीर, मैंने तो सुना हुआ है कि इमरान खान बिल्कुल घुटने टेक देते हैं जब भी कोई आफत आती है ISI के सामने। मैंने ये भी सुन करके रखा हुआ है कि वो है ना उनके जो फौजी बाजवा साहब, उनके सामने भी घुटने टेक देते हैं। और ये भी सुन रखा है मैंने, जैश मोहम्मद के पास में चले जाते हैं, अलकायदा के पास में चले जाते हैं, अफगानिस्तान वाले तालिबानियों के पास में चले जाते हैं। अरे कोरोना से बचना है, इनके सामने अगर चले जाएंगे ये लोग बचा नहीं पाएंगे क्या? या फिर ये इतना बड़े भस्मासुर हैं कि जो बचने वाला भी होगा वहां पर भी खत्म कर देंगे? देखिए मेजर शाह मेरी बात पे ठहाके लगा करके हंसते हैं। इनकी यही तो दिक्कत है। इनको लगता हर मर्ज की दवा तालिबान, लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद है। ये ऐसे लोग हैं, मोहम्मद साहब के नाम पे जैश मोहम्मद चलाते हैं, इस्लाम के नाम पे इस्लामिक स्टेट चलाते हैं। सबसे ज्यादा देश और मजहब को बदनाम करने वाले दुनिया भर में यही लोग हैं। पहली बात तो ये है। कैसे दूसरी बात देखिए, लास्ट टाइम सुमित पीर थोड़ी तो संवेदना रखिए, सुमित पीर थोड़ी तो संवेदना रखिए, थोड़ा सा तो तरस खाइए। आप भी क्या बात कर रहे हैं? दिवाली आपने अभी मनाई है, इनकी दिवाली साल भर चलती है, कभी कराची में चलती है, कभी इस्लामाबाद में चलती है, कभी फाटा में चलती है, कभी बलूचिस्तान में चलती है, कभी सिंध में चलती है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में चलती है, कभी पंजाब में चलती है। आप तो साल भर में एक दिवाली मनाते हैं, ये साल भर दिवाली मनाते रहते हैं। ये विस्फोटित भी होते रहते हैं, प्रस्फुटित भी होते रहते हैं, एक्सप्लोड भी होते रहते हैं, डिस्ट्रक्ट भी होते रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं। कैसे बिगड़ते हैं ये तो पता है, बनते कैसे हैं ये किसी ने नहीं देखा। देखिए, अभी एक और बात बोलना चाहूंगा राशिद भाई, इनके यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है जो लोगों को नहीं पता। चाइना की जो फर्जी वैक्सीन है उसका क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में हो रहा। मैं ये बात पूछना चाहूंगा राशिद भाई, जब चाइना के पास 150 करोड़ की जनसंख्या, भाई उन्हें पाकिस्तान में ट्रायल करने की जरूरत क्या है? गिनी पिग एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, गिनी पिग, जिनपे वो इंजेक्शन, बंदर पिग, जिनपे इंजेक्शन ट्राई करके देखा जाता है। तो मुद्दे की बात है, कोरोना छोड़िए, ये बताइए कि पाकिस्तान की जनता अब चाइना की गिनी पिग बन गई है। अरे 150 करोड़ चाइना की जनसंख्या, भाई तुम्हें पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत क्या है? हम तो किसी देश के पास नहीं, कि हमने सारी क्लिनिकल ट्रायल यहां कर ली, क्योंकि चाइना को अपनी वैक्सीन का भरोसा नहीं है। अब किस पे ट्राई करें? बेचारे गरीब पाकिस्तानी पे कर लो। और ये कौन करा रहा है? नियाजी साहब, इमरान खान नियाजी ने चाइना के दरवाजे खोल दिए। आओ मेरी जनता पे वैक्सीन का ट्रायल करो। बहुत ही ब्रूटल हैं आप, कोई बात नहीं। सुमित पीर बड़े क्रूर हैं आप। कैसे हैं आप? अरे भाई, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, हमने अपना बाजार बंद कर दिया, चाइना अपना माल कहीं तो खपाएगा ना। क्या बात कर रहे हैं आप?
चाइना वहीं पर खपा ले जाएगा। और वैसे भी इमरान खान, मुझे तो ऐसा लगता है ना, इमरान खान मुझे ऐसा लगता है, सुमित पीर, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की होगी, चूंकि मैंने की है, और जूलॉजी में हम लोग डाइसेक्शन करते थे, और जब डाइसेक्शन करते थे ना लैब में ले जाकर के, एक मेढक को लिटा देते थे, कभी एक जोंक को लिटा देते थे, कभी एक केचुए को लिटा देते थे, और वहीं पर फिर एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाते थे। लेकिन हमें यह कहा जाता था डाइसेक्शन करने के बाद आपको जो टांके लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है कि जानवर की भी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान में इतनी ह्यूमैनिटी भी नहीं बची है क्या? आईएसआई में, वहां की फौज में इतनी भी इंसानियत नहीं बची है क्या? मेजर मोहम्मद अली शाह, अरे देखिए ये जो कर रहे हैं, इनके पास अभी आप देखिए ये हथियार ड्रॉप करा है इन्होंने ड्रोन से। अगर आप आज की खबर देखेंगे, हथियार ड्रॉप कर रहे हैं ड्रोन से। 300 आतंकवादी बॉर्डर के उस पार है क्रॉस ओवर के लिए। 77 मारे गए, 77 भाग गए, डर के मारे गए सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। वो सब खर्चा करने की, फजूल खर्चा करने के लिए, जैसे सुमित पीर ने उनको नाम दिया है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म का, वो खर्चा करने का पैसा है। आपको पता है मेजर शाह, आप तो हालांकि बहुत ज्ञानी हैं, आप तो फौजी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कल से ही रऊफ लाला से लेकर के जो जैश मोहम्मद वाला है ना, वो हाफिज सईद, ये दोनों ही बुर्के में छिपे हुए हैं, ये दोनों ही पर्दे में छिपे हुए हैं, और बार बार इन्हें लूप में बना करके इन्हें वीडियो दिखाया जा रहा है नगरोटा का, कि देखो कैसे किया जाता है आतंक को स्वाहा। बताऊंगा। और उम्मीद क्या कर सकते हैं उनसे? वो छुपते हैं। उनके जब प्रधानमंत्री छुप जाते हैं, वो मीटिंग पे नहीं पहुंचते हैं। अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले जब उन्होंने कबूलनामा किया था पुलवामा हमले का, तभी उनके मंत्री ने ही खुद कह दिया था, उनके वजीर ने कह दिया था कि भाई इमरान खान उस मीटिंग में पहुंचे भी नहीं। जनरल बाजवा साहब थे, माथे पे पसीना था, पाँव कपकपा रहे थे, हाथ हिल रहे। इमरान खान ऐसे ही मीटिंग में थोड़ी ही पहुंचते हैं। आप लोगों को तो जानकारी होगी, कर्नल शिरदान, इमरान खान तो मेरे ख्याल से हर मीटिंग करने से पहले अपनी वो जो बेगम है ना, जादू टोना जो कर रही होती हैं, जो अपने आप को पीर फकीर पैगंबर बता रही होती हैं, उनसे राय लेने के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद ही मीटिंग में जाते हैं। इमरान कोई भी अगर फैसला करना होता है ना, अपनी बेगम से पूछे बिना नहीं करते हैं। क्यों कर्नल शिरदान? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक देश का जो प्रधानमंत्री है वो इतना विश्वास करता है, जादू टोनों में विश्वास करता है, और उसे देश के साथ कोई लगाव नहीं है, जो अपने आप अपने देश को चीन के सामने परोस रहा है। आप राशिद साहब मेरी बात लिख लीजिए, अगले 10 साल में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, उसी तरह से हमारा पाकिस्तान चीन के कब्जे में होगा, और वहां पर वही होगा जो गिलगिट बाल्टिस्तान में हो, ये चीनी लोग कर रहे हैं। अपने चीन के एरिया में उन्होंने इस्लाम का गला घोटा है। क्विक सर, एक मिनट, मुझे क्विकली मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में जाना चाहिए। मेजर मोहम्मद अली शाह, अगले 10 साल में कर्नल शिरदान का यह कहना है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के कब्जे में चला जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान को जिस तरह से 5वें प्रांत का दर्जा देने की बात अब चल रही है, तो क्या यह वक्त आ गया है कि पीओके में हमारा अग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए? क्या यह वक्त आ गया है कि अब पीओके पर पूरी तरह से कब्जा हमारा होना ही होना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान से आगे निकल करके मुजफ्फराबाद से आगे और निकल करके कराची तक भी हमारी नजर होनी चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि गिलगिट और बल्टिस्तान थोड़ा सावधान रहे पाकिस्तान से, जो कि गिलगिट की तरह रंग बदलता है। पहली बात तो जैसे कि 1999 में कारगिल युद्ध में उन्हें अपने सैनिक भेजे थे, अपने फौजी भेजे थे, बाद में बोला कि जब वो शहीद हुए कि भाई नहीं हमारे फौजी नहीं है ये, तो वो रंग बदल सकता है। अब वो बोलते हैं कि भाई हम उग्रवाद नहीं भेज रहे हैं, उनका इंटरनल मामला है। भाई इंटरनल मामला होता तो इमरान खान मार्क जुकरबर्ग को क्या फेसबुक पे बोलते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट पे इस्लामोफोबिया हो रहा है? भाई वो खुद जिम्मेदार है इस्लामोफोबिया के, ठीक है। उसके अलावा वो यूएन में जाके बोलते हैं हिंदुस्तान के बारे में। अरे अपने मुल्क को संभाल लो भैया, वो संभालने बहुत बड़ी बात होगी। अपने गिरबान में तो झांकी देख रहे हैं, बाहर के मुल्कों में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपनी पीसीआर से ये गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर नीलू गांधी को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आगे हम वैक्सीन पर ही बात करने वाले हैं। मेजर शाह अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप, लेकिन डॉक्टर नीलू को जल्दी ही मेरे साथ में जोड़ें। जी, तो उसके बाद अब पाकिस्तान जो है अपनी खुद की कब्र खुद ही खोद रहा है। कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान। अमेरिका ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं हम इनको वहां पे पैसे भेजें और ये अफगानिस्तान में हमारी फौज को शहीद करें, वो हम नहीं होने देंगे।
सिंध में सिविल वॉर हुई थी। हम आर्मी जो है उनकी, ताजुब की बात यह है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक तरीके से आर्मी रूल है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई दिमाग बुद्धि तो है नहीं अपनी खुद की, जो आर्मी बोलेगी वो करेंगे। अब वही आर्मी के जो जाबाज सिपाही होते हैं, अगर आप उनको आप इज्जत नहीं दे पाते हो, जैसे हिंदुस्तान में फौजियों को इज्जत मिलती है, हमारे प्रधानमंत्री दिवाली पे लोंगीवाला पोस्ट पे गए फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, वहां पे तो फौजियों का मनोबल नीचे है, फिर भी वहां पे कह रहे हैं मिलिट्री रूल एक तरीके से। ठीक है मेजर शाह, ठीक है मेजर शाह, चूंकि आप लोगों की बात से और कई खतरनाक स्थिति पाकिस्तान के लिए निकलती हुई नजर आ रही है, तो मुझे डॉक्टर नीलू गांधी जो कि मेडिको लीगल एक्सपर्ट है उनके पास भी जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीलू, अभी हमारी डिबेट में एक बात यह निकल करके आई है कि चीन अपनी वैक्सीन के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को गिनी पिग के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। यह बहुत बड़ा खुलासा है सुमित पीर ने अभी अभी हमारे चैनल पर किया है। अगर चीन की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो यह स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है पाकिस्तान के लिए? देखिए, वैक्सीन के अभी जो ट्रायल्स चल रही हैं उसके अंदर मेनली हम लोग जो देख रहे हैं वो दो चीजें दो कंपोनेंट देख रहे हैं। एक कि कितनी इफेक्टिव है वैक्सीन, ठीक है, और दूसरी चीज देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब अगर साइड इफेक्ट्स किसी वैक्सीन के ज्यादा है देन कंपैरिजन टू जो उसके एफिकेसी है, तो ये तो एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं चिंताजनक बात है। जिसके ऊपर भी ये ट्रायल होगा उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। ज्यादातर इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि फीवर हो जाना, डिजीनेस होना। डॉक्टर नीलू, अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं ज्यादातर आपके साथ ही बात करूंगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन ट्रायल को लेकर के हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और बाकी पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट को भी लेकर के मुझे बात करनी है। लेकिन सुमित पीर के दिल में बड़ा दर्द हो रहा है, सुमित पीर के माथे पर शिकन है। सुमित पीर ये सोचना है कि इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तथा कथित क्रांतिकारी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े जिहादी बैठे हुए हैं। सुमित पीर के दिल में ये चला है, आय हाय क्यों नहीं इन सबको वॉलंटियर बना दिया जाता। सुमित पीर के जहन में ये चल रहा है कि अगर वॉलंटियर बनना है इमरान खान क्यों नहीं बनते। अगर चाइना के माल, चाइना के वैक्सीन का अगर वॉलंटियर बनना है तो बाजवा क्यों नहीं बनते, ISI के चीफ क्यों नहीं बनते, जैश मोहम्मद वाले क्यों नहीं बनते, हाफिज सईद क्यों नहीं बन रहा है, रऊफ लाला क्यों नहीं बन रहा है, ज़कीर रहमान लखवी क्यों नहीं बन रहा है। अब यही सोच रहे हैं सुमित पीर, यही चल रहा है ना कि ये लोग तो वो हैं जो ये कहते हैं जिहाद के नाम पर जाओगे, अगर शहादत पाओगे तो फिर कई हूरें इंतजार कर रही होंगी, जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा खुला होगा। और अगर जन्नत का दरवाजा खोलना ही है तो फिर आवाम के नाम पर क्यों नहीं खुल रहा है। यही चल रहा है ना आपके जहन में कि तथाकथित क्रांतिकारी तो बैठे हुए हैं अपने लिए खोल। बिल्कुल, मैं कह नहीं राशिद भाई, ये पाकिस्तान कहते हैं ये लोग एनजीओ चलाते हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं, ये तो एनजीओ चलाते हैं, ये ह्यूमैनिटी का काम करते हैं। बाकी मैं आपको एक बार बताऊं, अगर मैंने आपको इसीलिए प्रोग्राम के शुरू में बोला, हमारे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल कुमार विज जी खुद आज हमारे वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, रोहतक में। ये है भरोसा हमें हमारी बनाई हुई चीजों का, ये है भरोसा में भारत पे, भारत के प्रोडक्ट पे, भारतीयता पे। मैं चैलेंज करता हूं, आपने बहुत सही बोला, इमरान खान क्यों नहीं ट्रायल करता चाइना के वैक्सीन का खुद में। और दूसरी बात, ये जो आजकल हुआ है ना राशिद भाई, एक पीछे सरफराज नवाज है पाकिस्तानी क्रिकेटर, मैं इंग्लिश डिबेट में था, उन्होंने बोला कि भाई 1987 से इमरान खान नियाजी कोकेन और हीरोइन खाते हैं। मैं नहीं कह रहा, उनके साथी का खुलासा है। तो 37 साल हो गए करीब। अगर कोई 33-34 साल से हेरोइन और कोकेन खा रहा है, मेडिकली उसके न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स खत्म हो चुके हैं। इसीलिए वो बार बार अपनी बीबी के पास जाके, बेगम के पास जाते हैं, जादू टोने का उपाय ढूंढते रहते हैं, क्योंकि दिमाग के जो न्यूरॉन्स है 30 साल बाद कुछ नहीं बचते। और इन जो जहाजियों को जेल में डाला ना राशिद भाई, इसका रीजन है NQ9। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं, यानी सुमित पीर आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि थोड़े दिन के बाद में इमरान खान अपने घर, अपने बेडरूम के ठीक बाहर इमरान खान एक तख्ती लटकवाएंगे और ये कहेंगे कि अगर किसी भी बुरी दिक्कत से छुटकारा पाना है, अगर बुरी आदत से छुटकारा पाना है तो आप यहां पर आ जाइए और मैं यहां पर जादू टोना कराता हूं, इसी के जरिए पाकिस्तान को बचा करके ले जाऊंगा। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और शायद यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको जादू टोने के भरोसे, हाँ, मुस्तकबिल आपको शायद पाकिस्तान का यही नजर आ रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं एक सीरियस टॉपिक पर। कोरोना वैक्सीन कब आएगी? इमरान खान भी अगर इंडिया न्यूज को ट्यून इन करके देख रहे हो तो ये जान लें कि कोरोना की वैक्सीन कब आने वाली है। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में मुझे तुरंत ही लेकर के चलिए और कहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर के ट्रायल चल रहा है। सबसे पहले आप ये देख लें, भारत समेत 170 से ज्यादा जगह पर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश अभी भी जारी है। 170 में से 138 जगह पर वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल फेज में है।
25 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 1 ट्रायल में हैं, 15 वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में हैं, 7 जगहों पर वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है। पहली वैक्सीन को लेकर फाइजर और बायोएनटेक ने 9 नवंबर को दावा किया है। कंपनी का दावा यह है कि कोरोना की वैक्सीन इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोकने में पूरी तरह कारगर है। इस वैक्सीन का 6 देशों के 43,500 लोगों पर ट्रायल भी किया जा चुका है। यह बात हो गई पूरी दुनिया की। अब भारत क्या कर रहा है, आप ये भी देख लें। वैक्सीन पर भारत क्या क्या कर रहा है। भारत ने 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है कुल मिला करके। पहला, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है। अगला, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी फाइनल ट्रायल में पहुंच चुकी है। और 3rd है जाइडस कैडिला की वैक्सीन के भी जल्द फेज 3 के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में डॉक्टर नीलू के पास में मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर नीलू, पाकिस्तान की तो बात हो गई कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान कोविड वैक्सीन के नाम पर कितना फेल्ड स्टेट अपने आप को साबित कर चुका है। लेकिन भारत में जो 3 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिस फेज के भी ट्रायल हैं, जैसा कि मैंने बताया है, क्या यह माना जाए कि दिसंबर तक या फिर जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी भारत में खुद ही बन करके, और अगर आएगी तो एक्यूरेसी क्या होगी? देखिए, हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट में, और उसके सीईओ जो मिस्टर पूनावाला हैं वो ये वाली बात कह रहे हैं कि हम वैक्सीन जो है बाय दिसंबर मैक्सिमम बाय फरवरी लॉन्च कर देंगे फॉर द कॉमन पब्लिक। दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम कम से कम 20-22 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन दे सकेंगे। हमारे देश में अराउंड 35 करोड़ जो है पीपल हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनकी प्रायोरिटी है टू बी गिवन वैक्सीन फर्स्ट, बिकॉज वो लोग जो है डायरेक्टली कोविड वॉरियर्स हैं, डायरेक्टली कोविड के पेशेंट्स के कांटेक्ट में हैं। सो हमारे यहाँ पे वैक्सीन जो है 99% फेब तक अवेलेबल होगी, जिसकी एफिकेसी ये समझी जा रही है अराउंड 95% तक होगी अगेंस्ट द कोविड वायरस। ठीक है डॉक्टर नीलू। मेजर मोहम्मद अली शाह, सुमित पीर, देखिए सुमित पीर क्लैपिंग कर रहे हैं। सुमित पीर क्लैप करके ये खुद ही बता रहे हैं कि हाँ, भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर के कितनी कोशिशें जारी हैं, कितने ट्रायल चल रहे हैं, और हम सक्सेस रेट में कितने ज्यादा आगे निकल चुके हैं। सुमित पीर आपका, मेजर शाह आपका, कर्नल शिवदान सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ में रहने के लिए। डॉक्टर नीलू गांधी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक चीज यहां समझने वाली है, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, इमरान खान को भी यह समझना चाहिए कि उनकी आवाम को 22 करोड़ जनता जो पाकिस्तान की है, उन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उन्हें बिजली सड़क पानी चाहिए, उन्हें जिंदगी चाहिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई चाहिए, उन्हें बम बारूद नहीं चाहिए, उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, उन्हें जैश मोहम्मद नहीं चाहिए। इमरान खान को यह समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान का दी एंड हो जाएगा। आगे बढ़े। की हमले पर क्यों चुप है गुपकार ग्रुप? बाजवा और इमरान की साजिश का पर्दाफाश। पीओके में आतंकी आकाओं की बड़ी मीटिंग। कश्मीर को दहलाने की कोशिश में लश्कर और जैश। अब आतंकियों पर होगा आखिरी प्रहार। रऊफ और मसूद अजहर का काउंटडाउन शुरू। सेना विजयी भव। आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ी खबर, भारत में बड़ी घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी। बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश होने वाली है। भारत में नए हमले की साजिश रच रहा है आईएसआई। पाक सेना की एसएसजी को आतंकी घुसपैठ का जिम्मा दिया गया है। पाक सेना के कैंपों में देखे गए हैं कई आतंकी। अभी की बड़ी खबर है, जम्मू श्रीनगर हाईवे के नगरोटा टोल प्लाजा पर जिन 4 आतंकियों के एनकाउंटर कल किया गया, उनका ताल्लुक खतरनाक आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने सांबा सेक्टर के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की, फिर चावल से लदे ट्रक पर सवार हुए, शोपिया जाने की फिराक में थे। कश्मीर में 28 नवंबर से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और आतंकी इन्हीं चुनावों के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने में लगे हुए थे। लेकिन आतंकियों का किस तरह किया गया सफाया, रिपोर्ट देखिए।
घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम। सेना ने फेल किया जैश का डर्टी प्लान। पंचायत चुनावों में थी धमाकों की साजिश। राउत लाला ने की थी हमलों की प्लानिंग। वो हथियार हैं जो आतंकी जो है अपने साथ लाए थे, ये आप देखेंगे तो ये यूबीजीएल ग्रेनेड हैं, हैंड ग्रेनेड हैं और बाकी जो उनके पास आरपीजी शेल थे वो थे, जिसका इस्तेमाल करके आतंकियों ने यहां तक पहुंचे थे और यहीं से उनके मंशा कश्मीर पहुंचने की थी। गुरुवार सुबह घाटी में लोगों की नींद गोलियों ने खोली। जम्मू के नगरोटा में गुरुवार सुबह हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। नगरोटा टोल प्लाजा के पास हुआ एनकाउंटर 3 घंटे चला और इन 3 घंटों में ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। जम्मू कश्मीर के आईजी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सामा सेक्टर के जरिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। इसके बाद वो चावल की बोरियों से लदे एक ट्रक में सवार होकर पुलवामा के सोपिया जा रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव के चलते चौकसी काफी कड़ी है, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर ये आतंकी पकड़े गए। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। अब ये समझिए कि आतंकी पकड़े कैसे गए। गुरुवार सुबह 4:45 पर आतंकियों को ले जा रहे इस ट्रक को जांच के लिए नगरोटा वन टोल प्लाजा पर रोका गया। उसी दौरान ट्रक में छिपे आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। आतंकी हमला होते ही पुलिस ने ट्रक को चारों ओर से घेर लिया। हमले की जानकारी मिलते ही पास की पोस्ट पर तैनात सेना भी तुरंत वारदात की जगह पर पहुंच गई और आतंकियों के खिलाफ पोजीशन ले ली। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। करीब 3 घंटे चले मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने कई बार ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक को चारों ओर से घेरे हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया और हैवी फायरिंग कर उन्हें ट्रक में ही ढेर कर दिया। तस्वीरों में आप फायरिंग की आवाज साफ सुन सकते हैं। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 4 जवान जख्मी हुए। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे। ये आतंकी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई। 11 AK-47 राइफल्स, उसके बाद पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड, यूबीजीएल और तमाम तरह के हथियार और उसके साथ साथ सैटेलाइट फोन की मदद से आतंकी जो हैं यहां पहुंचे थे। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के दाखिल होने की जानकारी बुधवार को ही सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से साझा कर ली थी। ऐसे में पुलिस की टीम तैयार थी। जम्मू के आईजी मुकेश कुमार सिंह की अगुवाई में एसएसपी श्रीधर पाटिल और एसपी नरेश सिंह ने पूरे एनकाउंटर को खुद अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक रऊफ बीते कुछ दिनों से शकरगढ़ लॉन्चिंग पैड में मौजूद फिदायीन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। ये भी बताया गया है कि घुसपैठिए 4 और 2 के ग्रुप में थे। हालांकि इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। जम्मू से अजय जांजाल के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान क्या है ना, पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा है कि आतंक का सर्वनाश करने में अब भारत कतई पीछे नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल में जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है, इसके बाद आतंकियों का खात्मा जम्मू कश्मीर में जितने भी रहे हैं उन सभी का रहा है। यह संपूर्ण सर्वनाश किस तरह से किया गया, अब आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं तो आप देखेंगे। इस साल ही आप देखें, सुरक्षा बलों ने 200 आतंकियों को मार गिराया है इसी साल में, यानी 2020 में। अब पिछले साल के मुकाबले अगर कंपैरिजन करते हैं ना, तो 43 दहशतगर्द यानी आतंकी ज्यादा ढेर हुए हैं 2020 में। इस बार दक्षिणी कश्मीर में कुल 138 एनकाउंटर हुए हैं, शोपियां में 49 हुए हैं, पुलवामा में 49 दहशतगर्द ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है लश्कर तैयबा का, जिसके 59 आतंकी मारे गए हैं। और शोपियां और पुलवामा में आतंकी संगठन ज्यादा सक्रिय हैं और इसीलिए कहा जाता है
दक्षिणी कश्मीर का जो इलाका है, उत्तरी कश्मीर का जो इलाका है, कभी दहशतगर्द दक्षिणी कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और कभी उत्तरी कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जहन्नम में जल्लादों को किस तरह से पहुंचाया गया है अब आप देखें। बुरहान वानी 8 जुलाई 2016 हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, जाकिर मूसा 23 मई 2019 अलकायदा का आतंकी, रियाज नायकू 6 मई 2020 हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, फारूक अहमद 29 मार्च 2019 जैश ए मोहम्मद का आतंकी और हां 19 दिन पहले डॉक्टर सैफुल्लाह को मार गिराया गया था। 1 नवंबर को हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। लेकिन इन सभी खबरों के बीच क्विक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नगरोटा आतंकी हमले पर पाकिस्तान ने बेशर्मी दिखाई है और आतंकियों को निर्दोष कश्मीरी बताया है। पाकिस्तान ने नगरोटा में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था और कश्मीर कार्ड एक बार फिर से खेलने की पाकिस्तान की कोशिश। सेना ने घाटी में जिन 4 आतंकियों को मार गिराया उनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से था, यह पाकिस्तान जानता है और इसीलिए कर रहा है बेशर्मी। कश्मीर के साथ देश के कई इलाकों में आतंकी वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं और खबर हमें यह भी मिली है इस आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला का हाथ है। वही रऊफ लाला जो सांबा सेक्टर में एक्टिव है, जो हीरानगर में एक्टिव है। रिपोर्ट देखिए। घाटी में आतंकी हमलों के पीछे मसूद अजहर। मसूद का भाई रऊफ है हमले का मास्टरमाइंड। पीओके में बैठे आतंकी आका रच रहे हैं साजिश। सामा सेक्टर के पास देखा गया था रऊफ लाला। अभी बात पुख्ता हो चुकी है कि एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकियों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था। ये 4 आतंकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के दौरान बड़े हमले की फिराक में थे। इसकी साजिश पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने रची थी। चारों ने मंगलवार की रात भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी। जिस प्रकार का असला और बारूद इन आतंकियों से मिला है, उससे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान बनाकर आए थे। 11 AK-47 राइफल्स, सैटेलाइट फोन्स और उसके अलावा बाकी असला साफ जाहिर करता है कि इनका मंसूबा कुछ बहुत ही ऊंचा करने का था। सूत्रों के मुताबिक रऊफ कुछ दिनों से जम्मू के सामा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके में देखा गया था। उसने इसी साल 31 जनवरी को ऐसी घुसपैठ कराने और मुठभेड़ के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बन टोल प्लाजा के पास घेर कर मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है और खास करके उनका जो लोकल सपोर्ट सिस्टम उन्होंने जो डेवलप किया था और जिनके साथ है वो आतंकवादियों को हथियार और आर्थिक सहायता पहुंचाते थे, वो सारे भी अब हमारे इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिए हैं। तो पाकिस्तान ना तो घुसपैठ कराने में सक्षम हो पा रहा है, ना ही वो वहां पर उनको लोकल सपोर्ट देने की उनमें हिम्मत बची हुई है। दरअसल तमाम कोशिशों के बाद भी सेना और बीएसएफ की चौकसी के चलते पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। बीते कुछ वक्त से ही सेना ने घाटी में टॉप आतंकी कमांडर्स को ढेर किया है। मसलन बुरहान वानी 8 जुलाई 2016, जाकिर मूसा 23 मई 2019, रियाज नायकू 6 मई 2020, फारूक अहमद 29 मार्च 2019 और डॉक्टर सैफुल्लाह 1 नवंबर। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना इस ताक में थी कि फायरिंग की आड़ में आतंकी घुसपैठ को अंजाम दिया जाए और हुआ भी वैसा ही। फिलहाल आर्मी घाटी के अलग अलग इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है क्योंकि ऐसे इनपुट भी मिले हैं कि कुछ और आतंकी घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अजय टांडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको यह बता दें कि ठीक अब से 16 मिनट के बाद इंडिया न्यूज की पूरी टीम ने छठ महापर्व को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी की है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, बिहार से लेकर के गुजरात तक छठ पर क्या चल रहा है और आज चूंकि डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ और इस महापर्व को लेकर के और बाकी क्या तैयारी है, कितनी मान्यताएं हैं, क्या महत्व है, ये सब कुछ और इसके अलावा लाइव कवरेज ठीक 15 मिनट